नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के सिल्ली की तीरंदाज कुमारी सविता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रधानमंत्री ने सिल्ली के टोंगटोंग गांव की रहने वाली सविता को सम्मानित किया। सविता को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के तहत दिया गया है। सिल्ली के बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाज सविता को यह पुरस्कार साल 2021 के लिए दिया गया है। पिछले साल ही सविता का चयन इस पुरस्कार के लिए कर लिया गया था। 25 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता के साथ संवाद भी किया था, जिसके बाद सविता को बाल शक्ति पुरस्कार का सर्टिफिकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। आपको बताते चले कि कुमारी सविता रांची के सोनहातू प्रखंड के टोंगटोंग गांव की रहने वाली हैं और उनके पिता सिविल गार्ड का काम करते हैं। बेहद गरीबी के माहौल में पली बढ़ी सविता ने अपनी काबिलियत और प्रतिभा के बल पर अपना एक अलग मुकाम बनाया है। तीरंदाजी में जब निशाना सटीक लगता है तो झारखंड के किसी ग्रामीण इलाके में रहने वाली एक बिटिया की पहुंच प्रधानमंत्री तक हो जाती है। हमारे साथ इस समय नेशनल तीरंदाज सविता है। हम उससे बात करें कि आज सविता को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बाल शक्ति सम्मान मिला है। हमसे आज प्रधानमंत्री के हाथों जो है डिजिटल तरीके से तुमको जो सम्मान मिला, कैसा महसूस कर रही हो? सर, हमको बहुत खुशी हो रहा है कि 2021 में मिलने वाला था, लेकिन 2022 में अभी ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। बात तो नहीं हुई, लेकिन मोटिवेट मिली है। मोटिवेट किए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है ना? जी सर। तो आज के दिन जो है तुमको ये हम चाहेंगे एक बार दिखाएं आप ये सम्मान को। यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो तुम अपने जैसी दूसरी बालिका जो तीरंदाजी करना चाहती है, क्या मैसेज दोगी? सर, उनको ये मैसेज रहेगा कि वो लोग भी अच्छा करें और अच्छा से खेले और अच्छा से पढ़ाई करें। बिल्कुल, अच्छा से पढ़ाई करें, इसने पहले कहा, खेले भी साथ में। बेटी को इतना बड़ा सम्मान मिला है, क्या कहेंगे आप? हमको बहुत खुश लगा। मेरा किरण देवी, तो मेरा बेटी आगे बढ़ो और कुछ बोलेंगे। कि खुशी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। आप क्या करते हैं? आप हमारे साथ सविता के पापा हैं। क्या करते हैं? मैं अभी लोहरदगा में मैं जेल में मतलब अनुबंध में ड्यूटी करता हूँ। ठीक है। यानी एक आम आदमी सोचता है कि प्रधानमंत्री से कैसे संवाद हो, उनके साथ कैसे बैठें। सम्मान मिलना दूर की बात है, आज आपकी 17 साल की बेटी को ये सम्मान मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और वो अच्छा काम करे, सिखलाई अच्छा मिले, जैसे कोच सबका भी नाम हो, इंडिया का नाम हो, अपने झारखंड का नाम हो, यही मैं आशा करता हूँ। हमारे साथ सविता के कोच हैं शिशिर, हम उनसे बात। शिशिर, आज आप बहुत खुश हो गए। आप? हाँ, बहुत खुश तो हैं कि एक साधारण सी लड़की आज माननीय मोदी जी से इंटेक होने का मौका मिला और इनको 2021 में खुद मोदी जी इनसे संवाद किए थे और उनके स्पोर्ट्स के बारे में पूछे और इनको अच्छे से मेहनत करने के लिए बोल रहे थे और ये कर भी रही हैं। आने वाला दिनों में बेहतर प्रतिभा का लोहा मनवाएगी पूरे देश में और राज्य में। बिल्कुल, एक निशाना अर्जुन ने भी लगाया था, तो निशाना मछली की आंख पर जाकर लगा था। दूसरा तीर रांची के सिल्ली की रहने वाली सविता ने चलाया है, ये भी निशाने पर लगा है। प्रधानमंत्री से 2 बार अब तक इंटरेक्शन हो चुका है। जाहिर है कि इससे दूसरी लड़कियों का जो तीरंदाजी सीख रही हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन प्रस्ताव पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को दमनकारी और एक तरफावाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया है, जिसका कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी की दलील है कि राज्य सरकारों को इतना हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उनको अपने हिसाब से उनको डिक्टेट करते हुए
राज्यों पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए जो उनके द्वारा शासित नहीं है, ये प्रयास है, जो कि सर्वदा माने कहीं से भी वो उचित नहीं है। लेकिन चूंकि तानाशाही सरकार है, मानसिकता इन लोगों की वैसी है, इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन हम लोग भी हो सकता है न्यायालय की शरण में भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हर स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार जो भाजपा नीति सरकार है, वो कहीं ना कहीं हर मामले में दखल देकर के राज्य सरकारों को कमजोर करना चाहती है, और ये एक उसी तरह का कुत्सित प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारों को इस मुद्दे पे इतना हाय-तौबा मचाने की जरूरत है। अभी तो केंद्र ने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से सिर्फ सुझाव मांगे हैं कि वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट करने जा रही है, जो पार्लियामेंट में आने की उम्मीद है अगले सत्र में, उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स के जो कंडक्ट रूल्स हैं या उनके सर्विस रूल्स में है, उनमें क्या बदलाव होगा, तो राज्यों की क्या इसमें प्रतिक्रियाएं आती है, उसके बाद केंद्र निर्णय लेगी और फिर पार्लियामेंट इस पर अल्टीमेट बॉडी है डिसाइड करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार का कोई भी विरोध इस पे उचित है। और देखिए, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर संभावनाएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने इस ओर इशारा किया है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर लेने की बात कही जा रही है। जो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने इस ओर इशारा किया है। वोटर लिस्ट से जुड़े काम 10 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। मतदाता सूची से संबंधित लंबित कार्य 10 फरवरी तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को हासिल करते ही 15 फरवरी के बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। मार्च तक राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की भी योजना है। हालांकि बार बार पंचायत चुनाव के टलने पर बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि पंचायत स्तर पर विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। अधिकारियों को राज्य सरकार ने योजना के नाम पर लूटने की खुली छूट दे दी है और कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। सरकार को पंचायत चुनाव नहीं करा कर क्या फायदा होगा, पहले सोचना चाहिए। सरकार जो है चाहती है कि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव हो और सारी प्रक्रिया जो है हम लोग कर चुके हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बहुत जल्दी पंचायत चुनाव हम कराएंगे। कई कारणों से सही समय पर चुनाव नहीं हो पाया, सब कोई जानता है। तो मेरा काम तो रुका हुआ नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमने काम ले रहे हैं और जो पंचायत त्रिस्तर जो नहीं हो पाया था वो हम बहुत जल्दी करा देंगे। विकास के जो कार्य हैं, आज जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वही बिचौलिया का काम करने का काम कर रहे हैं और जो सरकारी राशि का जो बंदर बाट करने का जो लोगों ने काम करने का काम गांव में कर रहे हैं, ये झारखंड राज्य के लिए दुर्भाग्य की विषय है। और गांव के लोग आज जो अपना अधिकार है, जो ताकत है, उससे वंचित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है सरकार के प्रति, लेकिन सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव कराने के प्रति साफ नहीं है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने झारखंड की विकास योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ये महज राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि सरकारी राशि के खर्च की जमीनी हकीकत है। दिसंबर 2021 तक की अगर बात करें तो योजना आकार का महज 36% राशि ही खर्च हो पाया है। ऐसे में फिर से एक बार मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मार्च लूट की आशंका जताते हुए सरकार पर हमला बोला है। वहीं योजना आकार की राशि खर्च नहीं कर पाने को लेकर सत्ताधारी दल की अपनी दलील है। कांग्रेस ने यहां पर दावा किया है कि मार्च लूट जैसी कोई भी वित्तीय अनियमितता इस सरकार में नहीं होने दी जाएगी। 2 महीने बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में और अब हम मार्च लूट की ओर बढ़ रहे हैं। यानी ये सरकार 2 महीनों में 64% बजट का जो योजना आकार है उसका खर्च करने जा रही है। तो ये सिर्फ बंदर बांट की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सोचिए इस सरकार की प्राथमिकताएं किस ओर है। उसे गरीब कल्याणकारी योजनाओं से मतलब नहीं, विकास की योजनाओं से मतलब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं से मतलब नहीं, तभी इतना कम प्रतिशत योजना मद का खर्च हुआ है बजट में। ये साफ है, ये मार्च लूट की ओर संकेत दे रहा है। कोरोना के कालखंड में जो प्राथमिकता की सूची थी उस दरमियान सरकार का दृष्टिकोण भी उसको खर्च करने को लेकर के योजनाओं को वो उस अनुरूप जरूर रहा, लेकिन हम आपको पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं कि 100% योजनाओं के क्रियान्वयन में ही
बजटीय राशि का उपबंध के खर्च किया जाएगा और कहीं से भी कोई वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और जिसको लेकर के सरकार ने अपने संकल्प को भी दोहराने का काम किया है। जो स्थापना दिवस था उसके बाद से लगातार सरकार इस बात को लेकर के लंबे इंतजार के बाद रांची के रिम्स में जन औषधि केंद्र की शुरुआत कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि प्राइवेट मेडिकल शॉप की तुलना में जेनेरिक दवा की कीमत 80% तक कम होता है। वहीं इस सेंटर पर एमआरपी पर 7% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। इससे गरीब मरीजों के लिए दवा खरीदना अब और आसान हो पाएगा। अभी 198 तरह की दवाएं केंद्र में मौजूद हैं, जिसे बढ़ाकर 750 दवाओं तक किया जाएगा। एजेंसी चयन के बाद भी जन औषधि केंद्र खुलने में करीब 1.5 महीने का समय लगा है। एक निजी सर्वे के अनुसार एक आम आदमी की कमाई का 30% खर्च खुद को स्वस्थ रखने में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में सस्ती दवा मिलना लोगों के लिए बड़ी राहत है। रिम्स में आने वाले मरीज हैं, उन लोगों को बेहद सस्ती व्यवस्था में औषधियाँ उपलब्ध रहेंगी और जो वर्तमान मूल्य है उस मूल्य से आधे से भी कम दाम में जो एमआरपी है उस एमआरपी से भी 7% कम मूल्य में दवाएं उपलब्ध रहेंगी। और अभी हम कुल मिला के 198 दवाइयाँ अभी रख रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में ये 750 प्रकार की दवाइयों को उसमें हम समाहित करने जा रहे हैं। वही देखिए, बोकारो रेलवे स्टेशन से 2 अपराधियों को आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस की सूचना पर बोकारो रेलवे स्टेशन से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये दोनों अपराधी रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र से लूट की घटना को अंजाम देकर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भाग रहे थे, जिसकी सूचना रांची पुलिस ने आरपीएफ और जीआरपी पुलिस को दी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के नाम प्रिंस उर्फ मनीष और कन्हैया हैं, जो मूलतः गया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों अपराधियों के ऊपर दशम फॉल थाना क्षेत्र में 22 जनवरी को धारा 394 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं गिरिडीह में हुए मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। जिले भर की अगर बात की जाए तो जिले भर में कई जगहों पर खेतों में लगी आलू की फसल, प्याज की फसल, धान और गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। बेमौसम बारिश की वजह से आलू सड़ने लगे हैं, वहीं प्याज का बिचड़ा भी सड़ने लगा है। खेत में लगी धान की फसल भी खराब हो चुकी है। जमुआ प्रखंड के बदडीहा पंचायत में लगभग 20 से 25 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है और इसे लेकर किसान बेहद मायूस हैं। खरमास के बाद शादी के लिए शुभ लगन का इंतजार खत्म हो गया है। एक तरफ जहां लोगों ने शादी विवाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं बैंड बाजा वालों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। बैंड बाजा वालों में एक उम्मीद जगी है कि अब उनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी, उनका काम अच्छा चलेगा। बैंड बाजा वालों से बात की रांची से हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। शादी बारात में रंग जमाने वाले लंबे वक्त से खाली हाथ बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से खरमास खत्म हो गया है और लोगों के घरों से शहनाइयों की आवाज आने लग गई है। ऐसे में जो बैंड बाजा वाले, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। और जैसा कि मैं बोर्ड पढ़ सकती हूँ, यहाँ पे लिखा है और बारात, यानी आपके बारात में रंग जमाने के लिए कितने तैयार है बैंड बाजा वाले, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से जो है बाजार लगभग ठप था, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है परिवार चलाना? अभी दीदी 2 साल से हम लोग परेशान है, खुद बाल बच्चा को हम लोग को जिलाना मुश्किल हो गया है जी। अभी थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, इस बार उम्मीद जगी है जी, उम्मीद जाग गया है जी। क्या कोरोना में तो हम लोग 2 साल से परेशान है, बाल बच्चा को खिलाना मुश्किल हो जरा जी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि हर बार बीच में जो है तीसरी लहर जो है बढ़ने लग गई थी, ऐसे में लॉकडाउन की भी आशंका लगाई जा रही थी। क्या लग रहा है, एक बार गाड़ी जो है फिर से पटरी पर आ रही है? एकदम पटरी पे आ रही है, लॉकडाउन नहीं लगने के कारण। और अब लगता है कि हम लोग थोड़ा उभर सकेंगे, हमारी जो दुख है, दर्द है, वो कम हो जाएगा।
बस उम्मीद तो यही है, सुधार हो जाए। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये बढ़िया चले, पहले ही तरह सब बाजा वजा जो है पहले की तरह जो है वो गाड़ी जो है पटरी पर लौट आए, यही उम्मीद करते हैं। खैर सभी को यही उम्मीद करते हैं कि ये जो तीसरी लहर है वो आखिरी लहर ही हो। हालांकि जैसा कि आपने सुना भी कि वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन की वजह से जो है लोगों में डर भी कम हो गया। वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में डर भी कहीं ना कहीं कम हुआ और जो ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी लोग नहीं हुए, एक हफ्ते में घर में ही रह करके लोग ठीक हो जा रहे थे, तो जिसके बाद से लोगों में डर कम है। लोगों के घरों में एक बार फिर से शादी के सीजन में जो रौनकें हैं वापस से लौट आई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और खबर सिमडेगा से, जहां के जंगलों पर एक बार फिर लकड़ी माफिया की बुरी नजर पड़ती दिख रही है। लकड़ी माफिया इस बार वाइल्ड लाइफ संरक्षित क्षेत्र को अपना निशाना बना रहे हैं। रात के अंधेरे में यहां जंगल काटे जा रहे हैं, इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिले के पाकरटांड प्रखंड में वन्य जीव संरक्षित वन क्षेत्र के लाया लोंगा जंगल को माफिया धड़ल्ले से काट रहे हैं। आपको बताते चले कि वाइल्ड लाइफ संरक्षित वन क्षेत्र एक अलग डीएफओ के अधीन आता है जो रांची में बैठते हैं। ऐसे में पेड़ काटने के बाद उस पर कार्रवाई का निर्देश रांची से ही आता है। अब देखना होगा कि अलग अलग अधिकार क्षेत्र में बटे जंगल की सुरक्षा के लिए कब तक कदम उठाए जाते हैं। अंतर्गत है जो जिनके डीएफओ रांची में बैठते हैं, तो मैं अपने बनपाल से भी कन्फर्म हुआ और बड़ा बाबू से भी बात किए। बोले हाँ सर, सिमडेगा जिला का 6 गांव जो है वो वाइल्ड लाइफ डिवीजन में चला गया है और उनके ही नियंत्रणाधीन है और वो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नाम पता उता करके उस पर जो भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी उनके स्तर से ये होगा वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सूरदा माइंस पिछले 22 महीने से बंद है। पिछले लीज नवीकरण के मामले में काम अटका था और अब लीज मिलने के बाद सीटी यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट का मामला सुलझ नहीं सकता है। लंबे समय के बाद राज्य और केंद्र से लीज का मामला साफ हो गया है, लेकिन सीटीई और सीटीओ के कागजात नहीं पूरे होने पर सूरदा माइंस बंद पड़ा है। माइंस बंद होने से यहां 3 खदान और मुसाबनी की कंसंट्रेटर प्लांट के करीब 1,500 मजदूर बेकार हो गए हैं। वहीं करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। कई मजदूर पलायन कर गए, लेकिन कई अभी भी माइंस खुलने की आस में बैठे हैं। सूरदा माइंस एवं मुसानी प्लांट करीब 2 साल से बंद पड़ा हुआ है और अभी भी जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रक्रिया को पूरा किया गया है, लेकिन अभी तक एचसीएल मैनेजमेंट जो है इस प्रक्रिया को पूर्ण करके माइंस चालू करने में अभी तक भी प्रयासरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं और अभी जो है मजदूर का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। आधा से अधिक जो मजदूर है बाहर पलायन कर चुके हैं। अब जब सारी चीजें हो गई है, आज लीज के पेपर कैबिनेट द्वारा पारित हो जाने का हमको लगता है 2 माह करीब होने जा रहा है। इसके बावजूद मैनेजमेंट स्थानीय मैनेजमेंट द्वारा शिथिलता जो कमजोरी है उसको पूर्व में छुपाता रहा था। अब तो स्पष्ट हो गया कि अब तो राज्य सरकार कहाँ दोषी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।